थे तो अच्छा एक बार सर कल आप नोट पे लिखवाए थे। आप गुण संधि को सर एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। इसी से संबंधित कुछ और बातें, गुण स्वर संधि जो कल हम लोग पढ़े थे सर, उसी से संबंधित कुछ और बातें हैं। तो एक बार फिर से गुण स्वर संधि जो हम लोग कल पढ़े थे उसको थोड़ा ताजा कर लेते हैं, तो उससे संबंधित बातें और क्लियर हो जाएंगी सर, और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है सर। तो गुण स्वर संधि में कल हम लोग क्या पढ़े थे सर? देखिए, पहली बात तो संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संधि में मेल होता है सर। मेल किसका मेल होता है? वर्णों का। सर कभी कभी ना बहुत आसान सवाल अगर पूछना होता है तो ये भी पूछ देता है कि संधि में मेल होता है। आप देखिएगा प्रश्न आया हुआ है, संधि में मेल होता है, ऑप्शन दे देगा वर्णों का, शब्दों का, पदों का, वाक्यों का। तो वर्णों का करिएगा। तो संधि में मेल होता है सर। क्या होता है? मेल। तो मेल किसका होता है सर? तो कहा वर्णों का। कितने वर्णों का? दो वर्णों का ना सर। वो दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए? तो कहा एक शब्द का आखिरी वर्ण और किसी दूसरे शब्द का पहला वर्ण ना। ये कोई शब्द है इसका आखिरी वर्ण और ये कोई शब्द है उसका पहला वर्ण, इन्हीं दो वर्णों का मेल होता है सर। अब गुण स्वर संधि कब होगा भाई? संधि कब होगा? जब मेल होगा किसका? वर्णों का। कितने वर्णों का? दो वर्णों का। ठीक। और स्वर संधि कब होगा? जब ये दोनों वर्ण क्या होंगे सर? नहीं, स्वर संधि कब होगा? जब ये दोनों वर्ण क्या होंगे सर? स्वर, यानी कि ये भी स्वर होगा और ये भी स्वर होगा, है ना सर। और गुण स्वर संधि कब होगा? तो कहा गुण स्वर संधि तब होगा जब इन दो स्वरों के मिलने से जो उत्पन्न विकार हो या परिवर्तन आए वो ए हो या ओ हो या अर हो या अल हो। क्लियर है सर ना? तो भाई गुण स्वर संधि कब होगा? जब परिवर्तन इनमें से कोई हो, मतलब नया वर्ण इनमें से कोई बने। दो वर्णों के मिलने से नया वर्ण इनमें से कोई बने तो समझिए वहां पे गुण स्वर संधि। तो नया वर्ण इनमें से कब बनेगा, अर्थात गुण स्वर संधि कब होगा? तो कहा जब ये पहला वाला स्वर अ या आ हो और दूसरा वाला स्वर छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या री या लरी हो। यही तो कल पढ़े थे सर ना। यानी कि प्लस के पहले इन दोनों में से कोई एक और प्लस के बाद इनमें से कोई एक अगर है तो वहां इन्हीं में से कुछ न कुछ परिवर्तन बनेगा, नया वर्ण बनेगा, विकार बनेगा, संधि होगा। ठीक सर। तो जैसे कल हम लोगों ने देखा था सर, कुछ उदाहरण लिखे थे। जैसे हम लोगों ने कल देखा था सर, जो कल लिखे थे पहले वही एक बार रिपीट कर देते। जैसे नर धन ईशा कहा तो यहाँ अ है, यहाँ ई है, तो हमने कहा अगर इनमें से कोई पहले हो और इनमें से कोई बाद में तो गुण संधि हो जाएगा। तो यहाँ अ है, यहाँ ई है, इसलिए गुण संधि हो गया। ऐसे ही सर हम लोगों ने देखा था गंगा धन उदकम, तो गंगा धन उदकम में भी सर गुण संधि हुआ था, क्योंकि यहाँ आ है और यहाँ ऊ है। तो आ के बाद अगर ऊ है तो गुण संधि हो जाएगा, है ना सर। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कृष्ण धन रिद्धि ही, तो कृष्ण धन रिद्धि ही में यहाँ प्लस के पहले वाला वर्ण अ है, प्लस के बाद री है। तो अगर अ के बाद री आता है तो अर बनता है और उसे गुण संधि कहते हैं, तो यहाँ गुण संधि हो गया। इसी तरीके से सर एक और था तव धन ऋकार है, तो यहाँ पर सर प्लस के पहले अ था, प्लस के बाद री था, इसलिए देखिए अ के बाद री है। कहने का मतलब अगर किसी क्वेश्चन में प्लस के पहले इन दोनों में से कोई एक है और प्लस के बाद इनमें से कोई एक है तो उसमें 100% कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। 100 नहीं बल्कि 99 कहिए। कहेंगे 99 को 1% क्यों छोड़ दे रहे हैं? उसी की बात हम करने जा रहे हैं। ये जो नियम है ये 99% जगहों पर फॉलो होगा, 1% पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं और उसी अपवाद को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट अपवाद है सर, उससे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अब आप हेडिंग डालिएगा सर अपवाद, हेडिंग डालिएगा सर अपवाद। अपवाद
इधर कर दे, अकाउंट नहीं वो तो रहा हो रहा है सर, ये स्विंग हो रहा है। सेम हो रहा है तो सब कुछ इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा उसमें जा रहा, ठीक है। ऐसा लगाइए कि हमको भी लगे हाँ सर, हमको लगेगा तभी लगेगा। नहीं सर, हमको ठीक है, आप लोग यहाँ तक ठीक है सर ना। ठीक है। अब लिखिए सर, इसमें अपवाद में नंबर 1, कई अपवाद है सर, और खास करके जो पहला अपवाद आप लिखने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न बन चुके हैं। नहीं सर, घटेगी नहीं, एक वाले आदमी को के सामने ठीक है सर ना। अब ये जो पहला अपवाद आप लिखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो अपवाद है ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो शायद इस बार भी आपसे पूछ ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा सर, लिखिएगा सर ऐसे, अच्छा दुहिन्या लिख दे रहे हैं सर, मुप संख्यानम, अच्छा दुहिन्या मुप संख्यानम लिख करके सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए। अच्छा दुहिन्या मुप संख्यानम, हो गया सर ना। अच्छा दुहिन्या मुप संख्यानम को सिंगल इन्वर्टेड गामा में सर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र है। आगे लिखिए, सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से कॉमन लगाइएगा सर छोटा सा, लिखिए अक्ष धन ऊहिनी, अक्ष धन ऊहिनी, ऊहिनी में बड़ा ऊ लिखिएगा सर, दीर्घ ऊ, क्योंकि इस पे विकल्प बनता है सर। अगर आप हरस ऊ लिख देंगे तो आप परीक्षा में भी हरस ऊ मार के आ जाएंगे सर, गलत हो जाएगा। कैसे प्रश्न बनता है बता रहे हैं, लेकिन आप दीर्घ ऊ लिखिएगा। अक्ष धन ऊहिनी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा, या अभी इन्वर्टेड ये सिंगल को बंद मत करिएगा। अगवा लिखिए बराबर अक्षौहिणी, बराबर अक्षौहिणी, अब सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद कर लीजिएगा सर। अक्षधन ऊहिनी बराबर अक्षौहिणी में वृद्धि स्वर संधि है, में वृद्धि स्वर संधि है, में वृद्धि स्वर संधि है। अब इसको सर थोड़ा समझ लीजिए, इसको सर थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप PYQ उठा के देखिएगा तो कई वर्षों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अक्षौहिणी में कौन से संधि है या अक्षधन ऊहिनी में कौन से संधि है सर ना। तो पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ये सूत्र उत्र भी आप दिमाग से हटा दीजिए, अभी बाद में उसका जरूरत पड़ेगा। पहले आप इसको देखिए सर, पहले आप इसको फोकस कीजिए। आपसे सवाल पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, ऐसे ही पूछा है कि अक्ष धन ऊहिनी में कौन सी संधि है। एकदम PYQ उठा के देखिए सर, ऐसे ही सवाल है पूछा है, अक्ष धन ऊहिनी में कौन सी संधि है, ऐसे ही सवाल पूछा है सर। और विकल्प में पहला विकल्प दे दिया गुण स्वर संधि, अच्छे से सर इसको समझिएगा। दूसरा दे दिया वृद्धि स्वर संधि, और दो टू कुछ और दे दिया, दीर्घ दे दिया, यण दे दिया, है ना सर।
अब जो लोग ये बात नहीं पढ़े होते हैं, जो लोग ये तथ्य नहीं पढ़े होते हैं, जो लोग ये नहीं पढ़े होते हैं कि अपवाद है सर, वो गुण स्वर संधि मार के चले जाते हैं, है ना सर। क्यों गुण स्वर संधि मार के चले जाते हैं सर? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें गुण स्वर संधि का कंडीशन दिख रहा है। भाई हमने सर आपसे कल क्या कहा था कि अगर प्लस के पहले दिए गए क्वेश्चन में प्लस के पहले ए या आ हो और प्लस के बाद इनमें से कोई हो तो गुण संधि होनी चाहिए सर। तो आप बताइए प्लस के पहले ये ए है कि नहीं है, 6 में अ, और प्लस के बाद ये ऊ है कि नहीं है सर? तो प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद ऊ है, तो ये कौन सी संधि होनी चाहिए सर? गुण स्वर संधि। यही सोच करके मैक्सिमम लोग गुण स्वर संधि मार के आ जाते हैं और पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इस पे हमको 1 नंबर मिलना है। ये तो गलत हो ही नहीं सकता। आयोग जब आंसर की जारी करता है तो पता चलता है कि मेरा ये वाला गलत हो गया। तो यही देखिए, ये इसीलिए सर मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रा लगा दिए, क्वेश्चन वाली कर देते सर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहां तक समझ में आया सर? ये जो क्वेश्चन है इसमें गुण संधि का कंडीशन है, इसमें गुण संधि का कंडीशन फॉलो है। तो अगर गुण संधि का कंडीशन फॉलो है तो सर गुण संधि हो जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन कौन सी संधि आपको करना है सर? वृद्धि, अर्थात ये गलत है, आपको वृद्धि स्वर संधि मारना है। क्यों? क्योंकि सर अब सुनिए, अक्षधुन ऊहिनी में गुण संधि का कंडीशन फॉलो जरूर हो रहा है, लेकिन सर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगर इसको हम बनाएं तो ये देखिए, ये आपका अक्षय में से अगर हम अ निकाल दें सर तो 6 में से अ निकाल देंगे तो ये अ, और इधर ऊ और इधर हिनी। कोई दिक्कत सर इसमें और इसमें? कोई दिक्कत? बस थोड़ा सा हम एक जगह और वर्ण विन्यास कर दिए, यहाँ पे हमने वर्ण विन्यास कर दिया, बाकी तो सब वही मैंने लिखा है। कोई दिक्कत सर नहीं। अब नियम से, अगर नियम से देखा जाए तो अ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा सर? ऊ। अब बताइए जब अ और ऊ मिलके ओ बन गया भैया, तो ये दोनों तो अब खत्म हो गए ना, क्योंकि ये दोनों तो इसमें कन्वर्ट हो गए, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं रहा सर। अब देखिए क्या बनेगा, तो अ 6 में ओ जुड़ेगा सर, तो 6 में ओ की मात्रा लगेगा। अभी सर इसको मत देखिएगा, ये वृद्धि या छोड़िए ये सब मत देखिएगा, अभी सिर्फ इस पे फोकस करिए जो नियमतः बन रहा है। आखिर में हम ये बताना चाह रहे हैं कि वृद्धि क्यों, जब नियम गुण का लग रहा है तो संधि गुण होना चाहिए, फिर वृद्धि क्यों, ये आपको समझा रहे हैं सर। तो ये ठीक है, 6 में ओ जुड़ा छो और हिनी को यहाँ ऐड कर देंगे तो अक्षोहिनी बन रहा है, यानी कि शुद्ध रूप में देखा जाए तो क्या बन रहा है सर? अक्षोहिनी। और इसीलिए एक सवाल इस पे भी बनता है कि अक्ष धन ऊहिनी का संधि पद है। संधि पद माने सर जो संधि के बाद शब्द बनता है। अब सर ये सवाल भी कई बार पूछा गया है और आपको विकल्प में दे देता है सर अक्षोहिनी, ये सब होता है सर, फिर दे देता है अक्षोहिणी और फिर दे देता है अक्षौहिणी और फिर दे देता है सर अक्षौहिणी, ऐसे देता है सर। तो आप बताइए जो लोग ये जो हम पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़े हो, सिर्फ नियम गुण संधि का पढ़े हो, वो लोग क्या करेंगे सर? अक्षोहिणी वाले विकल्प को करके चले आएंगे, क्योंकि भाई नियम से तो अक्षोहिणी ही बन रहा है सर, ठीक है। लेकिन अगर आप अक्षोहिणी करके चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। बनना क्या चाहिए सर? अक्षौहिणी। विकल्प कौन सा सही होना चाहिए सर? ये वाला। अब ये सब क्यों हो रहा है सर? अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं सर, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए सर, डायरेक्ट लिखवा करके आगे बढ़ जाएंगे सर तो आप रिवीजन करते समय परेशान होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिखवा के आगे बढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं सर। अक्षधन ऊहिनी से नियमतः क्या बन रहा है सर? अक्षोहिणी। नियमतः की बात कर रहे हैं तो क्या बन रहा है सर? अक्षोहिणी, ठीक सर। अब एक नियम और है जो आपको पढ़ना नहीं है, बस केवल जान लेना है, और वो हम पूरा डिटेल में सूत्र और सब कुछ नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। और ये बता भी चुके हैं आपको कि अगर किसी शब्द में र है, ध्यान से देखिएगा सर, या री है या मूर्धन्य स है, यदि किसी शब्द में, चाहे वो ये वाला शब्द हो चाहे दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर उस शब्द में र है या री है या श है और
इसके बाद न है ना सर। अच्छा ये र री स, ये र री स, इनका उच्चारण स्थान क्या है सर? नहीं, र का उच्चारण स्थान पूछा जाए, चाहे री का उच्चारण स्थान पूछा जाए, चाहे स का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए, उच्चारण स्थान से सवाल आता है सर ना, डेफिनेटली आता है, 1 नंबर तो तय है उच्चारण स्थान से। तो मान लीजिए र का ही पूछ दिया या री का पूछ दिया या इस वाले स का पूछ दिया कि उच्चारण स्थान क्या होगा सर, तो मूर्धा बताए थे ना, री टू रेशाराम मूर्धा, यानी कि कोई भी इनमें से मूर्धन्य वर्ण आए, चाहे र चाहे री चाहे स, और उसके बाद ना आए सर, तो ये ना अपने आप में किस में बदल जाएगा? ड़ में। क्यों, किस नियम से, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस है। अट कुप्वांगनुम विवाये भी एक सूत्र है, अब वो सूत्र हम लिखाएं समझाएं सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि उससे आपसे सवाल नहीं बनेगा। हाँ बस ये जानते रहिए, ये जरूरी है, क्योंकि इसका काम आपके ही पाठ्यक्रम में कई जगह पड़ेगा। तो अभी से आप जान लीजिए कि र के बाद न आए तो न किसमें बदलेगा भैया? ण में। री के बाद न आ जाए तो भी न किसमें बदलेगा सर? ण में। और अगर मूर्धन्य श के बाद न आ जाता है तो भी न किसमें बदलेगा सर? ण में। अब इसी नियम से यही जो न है ये किसमें बदल जाएगा सर? ण में। तो ये मात्रा किस पे लग जाएगा? ण पे। और इसके पहले ये अक्षोही, तो क्या बना सर? अक्षोहिणी। सर ये जो छा है इसमें मूर्धन्य स है कि नहीं? और इसी मूर्धन्य स के बाद ये न है। हमने कहा ना कि अगर मूर्धन्य स के बाद न है, आप कहेंगे सर लेकिन तुरंत बाद नहीं है, हमने तो ये कहा नहीं कि तुरंत बाद हो, हमने तो तुरंत शब्द का नाम ही नहीं लिया है, हमने तो बस इतना कहा है कि र के बाद न हो। अब चाहे र के तुरंत बाद हो और चाहे र के बाद 2-4 अक्षर के बाद न हो, चाहे स के तुरंत बाद न हो और चाहे स के 2-3 अक्षर बाद न हो, बस ये चीज कंडीशन फॉलो हो रहा हो। तो यहाँ सर ये मूर्धन्य श है, तो मूर्धन्य श के बाद ये न है, इसी नाते ये न किसमें बदल गया? ण में। यहां तक सर समझ में आया? अक्षोहिणी। तो फाइनली जो शब्द बना वो बना अक्षोहिणी। सारा नियम कानून लगाने के बाद गुण संधि से अक्षोहिणी बन रहा था सर, अब अक्षोहिणी में ये वाला नियम लगाया तो फाइनली क्या बन गया सर? अक्षोहिणी। यानी कि अक्षधन ऊहिणी का जो फाइनली प्रोडक्ट था वो था अक्षोहिणी। ठीक है सर। लेकिन सर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे वैयाकरणों ने कहा, हमारे वैयाकरण माने ग्रामरियंस, जिन्होंने ग्रामर बनाया, जिन्होंने व्याकरण बनाया, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन जैसे तमाम विद्वानों ने, खास करके पाणिनि का ये है, तो पाणिनि ने कहा कि भैया नियम से बना हुआ वो शब्द किसी काम का नहीं जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक होना चाहिए सर। मतलब उन्होंने नियम से ऊपर दर्जा किसको दिया? अर्थ को। आप पूरी तरीके से नियम लगाते हुए निरर्थक शब्द बना दिए तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं, उस नियम का भी कोई मतलब नहीं। हां, अगर नियम का उल्लंघन करने पर आप सार्थक शब्द तक पहुंच गए तो वो वाजिब है। ये चीज ध्यान में रखिएगा सर, क्योंकि भाषा में जैसे गणित में क्या है, सब कुछ नियम है, विज्ञान में क्या है, सब कुछ नियम है। नियम से अगर इतर हुए, नियम से अगर आप बेरत हुए, नियम से अगर आप डाइवर्ट हुए तो फिर आपका सब कुछ गलत है। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं है। भाषा में नियम तो है सब कुछ, लेकिन नियम से भी ऊपर दर्जा दिया गया अर्थ को। अगर नियम से आपने गलत शब्द बना दिया, निरर्थक शब्द बना दिया, तो उस नियम का कोई वैल्यू नहीं है, वो नियम बेकार है। ऐसे में सार्थकता की प्राप्ति के लिए अगर नियम की बलि भी देनी पड़े तो मंजूर है। ये चीज सब ध्यान रखिएगा। तो हमारे वैयाकरण ने कहा भैया नियम से तो बन रहा है अक्षोहिणी, लेकिन अक्षोहिणी संस्कृत या हिंदी साहित्य जगत में कोई शब्द में नहीं है, कोई शब्द ही नहीं था। अक्षोहिणी कोई शब्द ही नहीं था, शब्द था एक्चुअली अक्षौहिणी। सर ध्यान दीजिएगा, एकदम ट्रैक पर हैं। हम चाहते सर तो ये डायरेक्ट फैक्ट लिखवा करके हम नोट नंबर 2 आगे बढ़ जाते, लेकिन आप जब रिवीजन करते तो आप परेशान होते। अब आप इतना सुन लेंगे तो परेशान नहीं होंगे। तो सर फिर से सुनिए, नियम से बन रहा था अक्षौहिणी, तो पाणिनि ने कहा यार अक्षौहिणी कोई शब्द में नहीं है, शब्द होता है अक्षौहिणी। इसका मतलब अगर हम ओ को औ कर दें तो यही शब्द क्या हो जाएगा सर? सार्थक। भाई अक्षौहिणी और अक्षौहिणी में सिर्फ ओ और औ का ही तो फर्क है। तो पाणिनि ने कहा मंजूर है, ओ को औ करना मंजूर है, क्योंकि ओ को औ कर देने से
हमारा शब्द सार्थक हो जा रहा है तो मंजूर है। तो ये ओ को अगर औ होगा, ध्यान से सुनिएगा सर, एकदम ट्रैक से आपको जोड़ रहे हैं। अगर ओ को औ करना है तो इसका मतलब यहाँ जो अ और उ मिल करके ओ बनाए थे, ये ओ नहीं बना करके आपको क्या बनाना है सर? औ। तभी तो ये अक्षौहिणी बनेगा। तो ये अक्षौहिणी बना सर। अब आप बताइए, अगर अ से उ मिलेगा तो ओ बनता तो गुण संधि होता, लेकिन ओ बनने पर, गुण संधि होने पर शब्द में गलत हो जा रहा है। तो जब औ बनाएंगे तो अगला संधि आपका वृद्धि ही है। वृद्धि में यहाँ औ को हम वृद्धि कहेंगे। तो यहाँ पे अगर औ बन जाए, अ और उ मिलने से ओ तो गुण, और अ और फलाने वर्ण के मिलने से अगर औ बन जाए सर तो वृद्धि होता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी संधि हो गई सर? वृद्धि। अब आप कहेंगे कि अच्छा अक्षौहिणी का कोई मतलब नहीं था, तो अक्षौहिणी का क्या मतलब है? सर अक्षौहिणी एक, ध्यान से सुन लीजिए, अक्षौहिणी एक सेना मापी शब्द है। महाभारत वाला सर, सेना, उसे सेना का मापन होता था। अक्षौहिणी से सेना का मापन होता था। अगर किसी ने कहा कि हमारे पास एक अक्षौहिणी सेना है, आज तो अक्षौहिणी शब्द का यूज नहीं होता, ये महाभारत काल का शब्द है, ये प्राचीन काल का शब्द है, द्वापर और त्रेता का ये शब्द है अक्षौहिणी। तो उस समय अगर कोई कहता था, योद्धा, कोई राजा महाराजा ये कहता था कि हमारे पास एक अक्षौहिणी सेना है, या जब दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास गया, वो महाभारत के युद्ध में, है ना, होने से पहले दुर्योधन भी गया था, अर्जुन भी गया था ना सेना होना मांगने। जब दुर्योधन गया तो कहा, प्रभु हमको एक अक्षौहिणी सेना दे दीजिए। तो एक अक्षौहिणी सेना का मतलब भैया, पहली बात तो ये, हम अक्षौहिणी का मतलब, आप ये सोचेंगे भाई अक्षौहिणी का कोई मतलब नहीं, तो अक्षौहिणी का क्या मतलब, वही आपको समझा रहे हैं सर, है ना। हर चीज आप जानते रहिए सर, ताकि रिवीजन करते वक्त दिक्कत ना हो। अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी जो सेना होती है सर, उसमें 4 प्रकार की सेनाएं होती हैं सर। हाथी सेना, रथ सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना, है ना सर। महाभारत का युद्ध देखिए, तो हाथी से लोग युद्ध करने जाते थे, रथ से लोग युद्ध करने जाते थे, घुड़सवार सब अकेले घोड़ा बैठ के सब जाते थे, और पैदल भी सब लेके भाला वाला सब पीछे पीछे भागते थे सर, है ना। 4 प्रकार की सेना का समुच्चय अक्षौहिणी। अच्छा, इसमें भी लगभग एग्जैक्ट संख्या इसकी सर दी गई है, एग्जैक्ट संख्या दी गई है, लेकिन एग्जैक्ट अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, लगभग 22,000 हाथी सेना, और वतन सेम टू सेम 22,000 रथ सेना, और इसका 5 गुना, इसका 5 गुना लगभग 65,000। हम आपको राउंड फिगर में बता रहे हैं। हाँ, 5, सॉरी, हाँ, 1 लाख लगभग, मतलब कुल मिला जुला करके एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 22 लाख सेना होती थी, और उस 22 लाख में इन चारों होते थे, है ना सर। एग्जैक्ट संख्या कहेंगे तब बता देंगे, कोई मतलब नहीं, एग्जैक्ट संख्या आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस हम आपको अक्षौहिणी का सार्थकता बता रहे थे कि अगर अक्षौहिणी का कोई मतलब नहीं तो अक्षौहिणी का क्या मतलब है। तो आप जान लीजिए, अक्षौहिणी 22 लाख सेनाओं के समूह को कहा जाता था। ठीक है सर ना। तो अब कुल मिला जुला करके आ गए फाइनल रिजल्ट पे कि भैया अक्ष धन ऊहिनी में अगर संधि पूछेगा तो वृद्धि बताइएगा, क्योंकि अगर आप गुण बताएंगे तो गुण से जो शब्द बन जाएगा वो गलत बन जाएगा, और गलत शब्द का नियम कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला जुला करके अक्ष धन ऊहिनी में संधि पूछे वृद्धि, अक्षौहिणी में संधि पूछे भैया तो भी वृद्धि, अक्षधन ऊहिनी का संधि पद पूछे अक्षौहिणी, और अक्षौहिणी का संधि विच्छेद पूछे तो अक्षधन ऊहिनी। यही 4 प्रकार का प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न और बन सकता है सर कि अक्षधन ऊहिनी किस संधि का अपवाद है, तब गुण मार दीजिएगा, है ना सर। बस ये चीज था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप पीवाई को डाक देंगे, कई बार पूछा गया है। हाँ, आप कल्पना करिए कितना सेना खत्म हुआ था सर, है ना। 22 और 22 हम लोग अपवाद पढ़ रहे हैं सर। पहला अपवाद जो लिखवाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अब दूसरा अपवाद लिखिए सर।
अच्छा, वो जो सर सूत्र लिखाए थे ना, वो उसका क्या मतलब है? वो सूत्र क्यों लिखवाए? अक्षादो हिन्यामुख संख्यानम। अगर आपसे पूछ दे कि भाई अक्षौहिणी में किस सूत्र से संधि हुई है, या अक्षधन ऊहिनी में किस सूत्र से संधि होगी, तो विकल्प में वही अक्षादो हिन्यामुख संख्यानम रहेगा। हालांकि अगर आप उसे सर नहीं भी रख पाते हैं या नहीं, हाँ, तो उसमें अक्ष सर दिखेगा ना, तो सर वो देख के आप कर लीजिएगा। कहने का मतलब जो इस तरीके से मैचिंग हो उसको रटने का जहमत मत उठाइए। अक्ष दिखेगा, आप कर लेंगे। हाँ, तो आपको रटना इसीलिए हम कह रहे हैं ना, रटना भी नहीं है, वो अक्ष देख के आप कर लेंगे। दूसरा लिखिएगा। अब इसका जो दूसरा वाला है ना सर, इसका भी सूत्र है, हम बोल देना लेकिन लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि अगर सूत्र पूछना होगा तो वही अक्षा तो हिन्यामुख संख्यानम ही पूछेगा। ये जो 2 3 4 अपवाद नीचे लिखवाएंगे, इनके सूत्र नहीं लिखवाएंगे, इनके सिर्फ संधि विच्छेद लिखवाएंगे सर, क्योंकि ये सूत्र जैसे अभी जो है दूसरा वाला प्रादु होडो ढेसय सेसु, अब लिखना नहीं है सर। क्यों? क्योंकि हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं। अच्छा ठीक है सर, चलिए लिखिए तब। प्राधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़ है। फिर प्राधन ऊढ़ी बराबर प्रौढ़ी। नहीं, ढ नहीं, ढ रहेगा सर। ऊढ़ होता है, ऊढ़ नहीं होता, ऊढ़। प्रौढ़ है, प्रौढ़ी। बस ये दोनों रहने दीजिए। ऐसे करके आगे लिखिएगा वृद्धि संधि। चूंकि अपवाद में लिख रहे हैं, नहीं नहीं, हिंदी में हम प्रौढ़ कहते हैं और संस्कृत में जो शुद्ध शब्द होता है वो प्रौढ़ होता है। हाँ, प्रादु होढो नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो प्रौढ़ मारिएगा, क्योंकि संस्कृत पेपर है तो प्रौढ़ मारिएगा। इसीलिए हम आपसे सूत्र का जिक्र किया है ना। जैसे हमने क्या कहा सर, प्रादु होढ़ो, होढ़ो नहीं बोले थे, प्रादु होढ़ो माने ढ शब्द होता है, ढ अक्षर होता है, प्रौढ़ होता है शुद्ध शब्द। तो अगर मान लीजिए पूछ दिया प्रधन ऊढ़ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। प्रधन ऊढ़ी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। प्रौढ़ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। प्रौढ़ी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, है ना सर। और अगर कुछ भी देकर के प्रौढ़ या प्रधन ऊढ़ कुछ भी देकर के पूछे कि किस संधि का अपवाद है, तो गुण संधि। क्योंकि सर नियमतः यहाँ भी क्या बनना चाहिए था? गुण। क्योंकि यहाँ अ के बाद उ है सर, तो अ के बाद उ आना ये गुण संधि का नियम है सर, तो होना चाहिए था नियम से गुण। लेकिन अगर आप नियम से गुण करते हुए शब्द बनाते तो बनता प्रौढ़, और आप जानते हैं प्रौढ़ शब्द होता ही नहीं, इसलिए प्रौढ़ बनाना पड़ा, नियम की बलि देनी पड़ी, और जो बना वो वृद्धि संधि से बना, इस नाते वृद्धि संधि कहना पड़ा। ठीक है सर। अच्छा, अपवाद नंबर 3। ये जो तीसरा है सर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीसरा वाला भी पूछा गया है, ये सुपर टेट में भी पूछा गया है, जो तीसरा लिखवाने जा रहे हैं। लिखिएगा सर, सुख धन ऋतः बराबर सुखार्तः। सुख धन ऋतः बराबर सुखार्तः, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सुखार्तः के आगे डैश देके यहां भी लिखेगा वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि। सर ऋतः सही लिख लीजिए। तो सुख धन ऋतः बराबर सुखार्तः, यही सवाल पूछा था सुपर टेट में। उस समय पेपर मैं भी दे रहा था, एकदम जब सुपर टेट का पहला एडिशन हुआ था तो मैं भी दिया था, तो उस समय मुझे यही सवाल मिला था, सुख धन ऋतः का संधि पद होगा, तो संधि पद होगा तो पहला विकल्प दिया था सुखार्तः, तो नियम से देखें तो अर ही तो बनेगा सर ना, अ धन रि बराबर अर, तो अर जब बनाएंगे तो सुखार्त बन जाएगा। सुखार्त कब बनेगा सर? सुखार्त में देखिए, सुखार्त में आर आ रहा है ना, ये खा का आ और रेफ कर रहे तो आर आ रहा है, सुखार्त में आर आ रहा है।
यानी कि अ धन री बराबर आर, तब सुखार्थ बनेगा, जबकि अ धन री बराबर अर होना चाहिए नियमतः। तो जब अर बनाएंगे तो सुखर्थ बन जाएगा। तो जो लोग सुखर्थ मारे थे गलत हो गया था, क्योंकि अगर अर बना देंगे तो सुखर्थ, और सुखर्थ कोई शब्द में नहीं होता है। हमने कहा नियम का कोई मतलब नहीं, अगर शब्द गलत बन जा रहा है तो ये सुखार्थ होगा सर, फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा, है ना सर। सुखार्थ में संधि पूछे, अच्छा हाँ, इसका संधि विच्छेद पूछा था कि सुखार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया सुख धन आर्त, फिर दिया सुख धन रित, है ना, फिर दिया सुखा धन रित, और फिर दिया टू और कुछ। तो क्या मारिएगा सर, सुख धन रित ना सर। क्यों? क्योंकि सुखा धन रित का कोई मतलब नहीं भाई, सुखा कोई शब्द में नहीं है सर। उस संधि विच्छेद का भी कोई मतलब नहीं है जिस संधि विच्छेद में शब्द गलत हो। जैसे हमने कहा सर विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्य धन आलय एक ऑप्शन दे दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्य का कोई मतलब ही नहीं होता, विद्य शब्द में गलत है। तो वो संधि विच्छेद भी गलत जिस संधि विच्छेद का कोई शब्द गलत। तो ये सुखाधन रित वैसे भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर के ये सब चीजें ध्यान रखिएगा सर, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोई डाउट किसी तरीके का कुछ आपको डिस्कशन करना है सर तो आप बताते रहिएगा। अब मुझे लगता है रहने दीजिए, और भी हैं लेकिन छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बस आप सुखार्थ ध्यान दीजिएगा, प्रौढ़ ध्यान दीजिएगा, और अक्षौहिणी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीन जरूर आप ध्यान रखिएगा सर। अब आप हेडिंग डालिए वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब आप हेडिंग डालिएगा वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में भी पहले हम लोग क्या लिखेंगे सर, सूत्र। हमने कहा सूत्र से सवाल बनता है इस नाते पहले आप लिखेंगे सूत्र। तो वृद्धि स्वर संधि का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो आप लिखिएगा सर वृद्धिरेच, वृद्धिरेच, वृद्धिरेच। वृद्धिरेच। अब हेडिंग डालिएगा सर सूत्रार्थ, या इसी को आप लक्षण कह लीजिए, या इसी को आप नियम कह लीजिए, जो भी आप समझिए, एक ही बात है। माने जो आप लिखने जा रहे हैं उससे आप वृद्धिरेच का अर्थ समझ लीजिए, या वृद्धि संधि का नियम कह लीजिए, या वृद्धि संधि का लक्षण कह लीजिए, सब एक ही मतलब हुआ। तो जरा लिखिएगा सर a के बाद a/a कामा o/o, खाली प्लस के रूप में लिखाते चलें। चलिए अगले नियम से वैसे ही लिखा देंगे, समझना आपको है सर, जैसे आपको सुविधा हो। आने पर वृद्धि संधि होता है, आने पर वृद्धि संधि होता है। ऐसी स्थिति में डैश देके लाइन छोड़ दीजिएगा, ऐसी स्थिति में डैश देके लाइन छोड़ दीजिएगा, ऐसी स्थिति में डैश देके लाइन छोड़ दीजिएगा। मतलब आप समझ लीजिए, ये कह रहा है कि भाई देखिए संधि में तो मेल होगा किसका, वर्णों का, कितने, दो, दोनों वर्ण पहले का आखिरी शब्द और दूसरे का पहला शब्द, दूसरे का पहला वर्ण, यही होगा। अब कह रहा है कि अ या आ के बाद, माने प्लस के पहले क्या होना चाहिए, अ या आ, प्लस के पहले क्या होना चाहिए, अ या। तो अ या आ के बाद इन चारों में से कोई हो, माने प्लस के बाद वाला वर्ण चाहे ए रहे, चाहे अ रहे, चाहे ओ रहे, चाहे औ रहे, ऐसा अगर है कंडीशन दिखता तो आप कौन सी संधि करिएगा सर, वृद्धि स्वर संधि।
ये जो आप लिखे हैं उसका यही मतलब है कि अ या आ के बाद अगर ए या ए ओ या औ रहे तो वृद्धि संधि हो जाएगा। मतलब प्लस के पहले अ या आ ही होना चाहिए, जैसे गुण संधि में था। गुण संधि में भी प्लस के पहले अ या आ ही होना चाहिए था, यहाँ भी प्लस के पहले अ या आ ही होना चाहिए, बस वहां प्लस के बाद कुछ और था, यहाँ प्लस के बाद कुछ और है, यही फर्क है। ठीक है सर। अब ऐसी स्थिति में आप लिखे हैं, अगर ये बना लिए हो, हम तो कुछ और लिखवाने जा रहे थे लेकिन आप तुरंत बना लिए। नहीं काटिए नहीं, नहीं काटिए नहीं, अगर आप बना लिए हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, ए इन दोनों को एक साथ घेरिए और नीचे लिखिए आए। और सर फिर यहीं से उठाइएगा, यहीं से, और फिर इसको मिलाइएगा और यहां लिखिएगा औ। यही है सर। सर मतलब हम यही लिखवाने जा रहे थे कि ऐसी स्थिति में अ या आ धन ए या ए बराबर आए, और दूसरे लाइन में ये लिखवाते कि अ या आ धन ओ या औ बराबर औ। तो अगर आप चूंकि डायग्राम बना रहे तो नहीं सर, अब समझ में आना चाहिए, ऐसे तो आ ही जाएगा। हाँ चलिए ठीक, एक बार देख लीजिए सर, एक बार अलग अलग देख लीजिए। अ या आ धन ए या ए, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या बन जाएगा ए, और अ या आ के बाद ओ या औ में से कोई आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या बन जाएगा औ। ठीक है सर। अब हम चलिए उदाहरण करते हैं, कोई डाउट हो तो डिस्कस कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं सर। अब सर क्या कंडीशन बना कुल? दो कंडीशन, वैसे तो देखा जाए तो चार इसमें 8 कंडीशन बन रहा है, लेकिन कम से कम 2-4 उदाहरण कर लिया जाए सर। चलिए सर उदाहरण की तरफ चलते हैं, हेडिंग डालिएगा उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए सर, आपसे पूछ दिया कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम कृष्ण धन एकत्वम ना सर। अब सर आपसे पूछ दिया भाई कृष्ण धन एकत्वम में कौन सी संधि है, तो हमने कहा जब भी संधि विच्छेद देकर के सवाल पूछे, संधि विच्छेद माने प्लस के फॉर्म में, तो आप प्लस के पहले प्लस के बाद देख करके बता दीजिए भाई प्लस के पहले अ है, प्लस के बाद ए है, तो अ के बाद ए आना वृद्धि संधि है, तो आंसर हो जाएगा। और अगर पूछता है क्या बनेगा, तो सर ये अ और ए मिल करके क्या बन जाएगा सर? आय बन जाएगा, ए नहीं बनेगा आय। तो अब शब्द बना लीजिए, देखिए ये आपका शब्द बन के तैयार हो गया, क्री आधा मूर्धन्य श और ड से ये आय मिल जाएगा सर, तो ड पे आय की मात्रा लग जाएगा ऐसे, और ये कत्वम ऐड कर दीजिएगा तो कृष्णाय कत्वम बन जाएगा, कृष्णाय कत्वम। अब जो परीक्षा हाल में घटित होता है सर वो हम डिस्कस जरूर करते हैं। परीक्षा हाल में चूंकि प्रेशर रहता है तो वहां पे हड़बड़ी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। सवाल यही है कि कृष्णधन एकत्वम का संधि पद होगा, तो पहला ऑप्शन में कृष्णेकत्वम भी देता है सर, कृष्णेकत्वम, और फिर कृष्णेकत्वम भी देगा जो सही वाला है। अब बहुत सारे लोग इसको भी मार देते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि भाई यहां तक तो ठीक है, अब ये ए की मात्रा ड पे लगेगा तो ए में एक चोटी है, तो यहां पर वो एक चोटी लगाते हैं, ये वाला सोच के कि सर ए में एक चोटी है, तो ये जब ड पे जुड़ेगा तो ड पे एक चोटी हो जाएगा, तो एक चोटी जब होगा तो सर कृष्णेकत्वम बनेगा। वो ये नहीं जानते कि ये आय है, ये नहीं है आय, और आय का जब मात्रा रूप लिखेंगे तो उसमें डबल चोटी होती है, तो फिर आपका फाइनली कृष्णेकत्वम बनेगा। तो छोटी छोटी गलतियां हम नहीं करेंगे कि आपसे होगी। तो आय बना है सर, आय बना, ये आय ही तो है। अब ये आय की मात्रा जब ड पे चढ़ाएंगे तो ऐसे होगा ना, आय की मात्रा यही तो होता है सर ना, कृष्णेकत्वम कर लेंगे सर ना। आपसे पूछ दे भाई कृष्णेकत्वम में संधि बताइए, वृद्धि कृष्णेकत्वम का संधि विच्छेद बताइए, कृष्णधन एकत्वम, कृष्णेकत्वम में कौन सा सूत्र लगा है? वृद्धि रेच।
कुछ भी सर घुमा फिरा के पूछे तो हो जाएगा। दूसरा उदाहरण सर देखिए, एक इसमें ले लीजिए, जैसे कह दिया गंगा धन ओघः, गंगा धन ओघः, तो पूछ दिया भाई गंगा धन ओघः में कौन सी संधि है? आपको यहाँ साफ साफ आ के बाद ओ दिख रहा है। अगर नियम याद होगा कि आ के बाद ओ आने पर वृद्धि होता है तो वृद्धि संधि आप कर ले जाएंगे। और क्या बनेगा सर? तो देखिए ये गंग है और ग है, ग और ग का जो आ और यहाँ ओ है दोनों मिलकर के औ बन गया था सर। ये दोनों मिलकर के क्या बन गया था सर? औ। तो ये औ की मात्रा इसी ग पे जाएगा तो ये औ की मात्रा लगा दिया और यहाँ घ बचा है तो बन गया गंगौघः। और ऑप्शन में गंगोघः भी रहेगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं सर, गंगौघः बनेगा, गंगोघः नहीं बनेगा, क्योंकि आ और ओ मिलकर औ बनेगा तो गंगौ होगा, गंगौघः। कर लेंगे सर ना? चलिए गंगौघः, गंगौघः माने सर चलिए अब तो कर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि भाई मत धन ऐक्यम में बताइए कौन सी संधि है, तो मत धन ऐक्यम में भी अ के बाद अ है, इस नाते वृद्धि संधि हो जाएगा। अब क्या बनेगा सर? तो ये अ और अ मिल करके ये अ ही होगा, ठीक है सर। तो ये म और त से अ की मात्रा लगाएंगे तो तय और क्यम को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मतैक्यम। सवाल पूछे भाई मतैक्यम में कौन सा सूत्र प्रयुक्त है? तो वृद्धिरेच। कर लेंगे सर, अब आगे बढ़ा जाए ना। हाँ। बस देखिए कुल मिला जुला करके उदाहरण पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ नियम पे ध्यान देना है, कंडीशन पे ध्यान देना है कि इस कंडीशन में क्या बनेगा, उस कंडीशन में क्या बनेगा। अगर ये पता है तो कोई भी उदाहरण कोई नियम थोड़ी ना, जैसे ये और आया है ये आपने ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाया। बिल्कुल आ धन ए है तो आय बन रहा है, आ धन आए आय तो आए तो ऑलरेडी लग गया, आय ऑलरेडी लग गया, है ना? सिंपल है सर। अब आप हेडिंग डालिएगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आप हेडिंग डालिएगा यण शोषण। यण के ण पे हलन जरूर लगाइएगा, स्वर संधि। शब्द लिखवा दें जैसे ऐस से है सर, सॉरी एस से है, ऐसे ही एस होता है तो प्रधन एस हो जाएगा भाई। जब इसीलिए मैंने नहीं लिखवाया ना, क्योंकि इसी से मिलता जुलता वो शब्द है। तो अगर प्रधन एस से, भैया प्रधन एस अगर आप कर लेंगे कि प्रधन एस से बराबर प्रेस है तो प्रधन एस बराबर प्रेस, एकदम से वो बहु वही है सर। जहां लगेगा हम जरूर लिखवाएंगे सर। तो यण स्वर संधि का जो सूत्र है वो पहले लिख लीजिए भैया। सूत्र आप एकदम दरकिनार मत कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में सूत्र ही तो पूछता है ज्यादातर। तो यण स्वर संधि का 1 मिनट, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, लिख लीजिए। इको यडच, इको यडच, इको यडच। हाँ, आपसे सवाल पूछे भाई यण स्वर संधि का सूत्र कौन सा है, तो इको यडच वाले ऑप्शन को देख के कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ आपको यण दिखेगा। नहीं सर, अब इको यडच का मतलब क्या हुआ, अर्थात सूत्र का अर्थ क्या हुआ, या यण संधि का नियम क्या है, या यण संधि का लक्षण क्या है, तीनों बात एक ही है। तो अगली हेडिंग आपकी यही रहेगी, यण स्वर संधि का नियम, यण स्वर संधि का लक्षण या इको यडच का अर्थ। जो भी समझिए सब एक ही बात है, जो आप लिखने जा रहे हैं वो वही है। तो भाषा ना लिखवाएं, ऐसे कर दे, केवल ऐसे डायग्राम बना दे सर। चलिए तब डायग्राम बना दे रहे हैं, केवल भाषा नहीं लिखवा रहे हैं। चलिए सर देखिए, यण स्वर संधि हो या कोई भी स्वर संधि हो, संधि होगा तो मिलन होगा। मिलन होगा वर्णों का कितने, 2, कौन कौन से, पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, इतना तो सबको पता है। अब देखिए यण स्वर संधि के लिए सर प्लस के पहले वाला जो वर्ण होगा वो छोटी ई या बड़ी ई होना चाहिए, अथवा
अथवा प्लस के पहले वाला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए, अथवा प्लस के पहले वाला वर्ण री होना चाहिए, और अथवा एक कंडीशन और बनेगा, यहां कर दे रहे हैं, प्लस के पहले वाला वर्ण ली होना चाहिए, ली होना चाहिए। ये 4 कंडीशन बनेगा। यण संधि वही होगा जहां ये कंडीशन आपको दिखेगा। ये तो अभी मैंने एक हिस्सा बनाया है, अगला हिस्सा भी बना रहे हैं। एक एक स्टेप समझते चलिए, यहीं पे तब दिमाग में बैठ जाए। मैंने कुल मिला जुला करके सर इन डायग्राम्स से ये स्पष्ट हो रहा है कि यण संधि होने के लिए हमें पूर्ववर्ती वर्ण इ उ रि लृ इन 4 में से ही कोई एक दिखना चाहिए। फिर से सुन लीजिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी तो है सर इक, इको यड़च सूत्र में इक दिख रहा है सर ना। ये जो इक है, ये इक क्या है सर? प्रत्याहार। और अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हो सर, तो माहेश्वर सूत्र में देखिए, पहला माहेश्वर सूत्र आयुड़ था, दूसरा माहेश्वर सूत्र क्या था सर? रिलरिक था ना, आयुड़ रिलरिक। कहेंगे और माहेश्वर सूत्र लिख दीजिए, क्या जरूरत है? जिसकी जरूरत है, जितने का मतलब जितने से काम, सिर्फ उतना लिख दिया हमने। हमें सर ई चाहिए, क्या चाहिए? तो ई सर यहाँ है, अब क्या यहाँ है, तो ई से क के बीच जितने हैं सब गिन लीजिए और इत संज्ञक छोड़ दीजिए। यही तो बताया था सर ना। तो क इत संज्ञक छोड़ दीजिए, क इत संज्ञक छोड़ दीजिए। और चूंकि आ जो है ई के पहले आ रहा है, तो हमको आ भी नहीं लेना है। तो फिर इक में क्या क्या आया सर? ई उ री लृ, यही हमने लिखवाया, ई उ री लृ, है ना सर। नियम में है ये। इको यड़च में इक का यही मतलब है कि भैया यण संधि वही होगा, यण संधि तभी होगा जब पूर्ववर्ती वर्ण इक होगा, माने इ उ रि लृ में से कोई एक होगा। का अगर ना हो इन 4 में से कोई, तो नहीं होगा यण संधि, होगा कोई और संधि होगा। तो ये एक हिस्सा मैंने लिखाया। अच्छा, परवर्ती वर्ण क्या होना चाहिए? तो कहा भैया परवर्ती वर्ण जो होना चाहिए वो कोई असमान वर्ण होना चाहिए। असमान या भिन्न लिख लीजिए, भिन्न स्वर। यहां कहा, यहां भी वही बात है, भिन्न स्वर। कहा यहां भी वही है, भिन्न स्वर। भिन्न लिखिए चाहे असमान लिखिए, बात एक ही है। और यहां भी वही बात है, भिन्न स्वर। ये अब ये पूरा हो गया डायग्राम सर।